हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स का एक टॉपिक दे रखा है दोस्तों, विद्युत धारा। और विद्युत धारा के अंदर हम बात कर रहे थे विभिन्न प्रकार के जो परिपथ है उनके बारे में, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा क्रिचॉप्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, उसके बाद में हमने बात करी मीटर ब्रिज के बारे में, और उसके बाद हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था पोटेंशियोमीटर उसके बारे में बात शुरू कर दी थी। और जिसके अंदर मैंने आपको समझा दिया था कि जो पोटेंशियोमीटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अविक्षेप की स्थिति के जो सिद्धांत है उसके ऊपर ही कार्य करता है। और अविक्षेप की स्थिति का मतलब क्या होता है, या अविक्षेप की अवस्था का मतलब होता है कि जो आप जॉकी घुमाते हो, मैंने कल एक डायग्राम बना करके बता दिया था, ये देखिए इसके अंदर जब आप जॉकी घुमा रहे हो तो ये जिस गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर डिफ्लेक्शन जब जीरो आता है उसे कहा जाता है अविक्षेप की स्थिति। और इसके अंदर दो डायग्राम बनते हैं, एक प्राथमिक परिपथ होता है, एक आपका द्वितीयक परिपथ होता है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि विभव प्रवणता होती क्या है। तो विभव मापी तार की जो एकांक लंबाई पर विभव पतन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता यानी कि x बराबर EP अपॉन में L ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। और जो अज्ञात विद्युत वाहक बल है आपका जो कि द्वितीयक परिपथ में लगा रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, x इंटू एल। और L जो है वो क्या होती है, तार की लंबाई जो संतुलन अवस्था यहाँ प्राप्त होने वाली है, यानी ये जॉकी कहाँ आकर के इसके अंदर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाती है, वो लेंथ जो होती है इस ए सिरे से लेकर के उसको कहा जाता है आपके क्या दोस्तों, अरे क्या कहा जाएगा, इस अज्ञात विद्युत वाहक बल का क्या कहा जाएगा, आपका जो पोटेंशियल है विभव है वो, ठीक है। और आपको बताया था मैंने कि ये जो ए पॉइंट है ये हमेशा हाई वोल्टेज के ऊपर ही रहेगा। इस ए पॉइंट को हमेशा हाई वोल्टेज पे लाने का तरीका क्या है, तो इसको हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल्स जो होते हैं उन्हीं से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इतनी बात हो चुकी थी। उसके बाद में मैंने आपको ये जो है बता दिया था कि विभव प्रवणता कब, जब आपका जो विभव मापी है उसके अंदर अगर प्राथमिक परिपथ में धारा नियंत्रक का प्रतिरोध कुछ हो, सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध हो, तब आप जो है क्या कहेंगे विभव प्रवणता, तो तब हो जाएगी EP अपॉन में R प्लस R डैश प्लस R। आर तो जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आर डैश है आपके जो धारा नियंत्रक है उसका कितना प्रतिरोध है, और स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध, फिर आर अपॉन एल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर होता है आई आर अपॉन में एल। ये आई आर अपॉन एल कहाँ से आता है, तो जब आपका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो भी जीरो हो और आपके जो धारा नियंत्रक है उसका भी जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाए तब, ठीक है। अब दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं आगे, और अब हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आता है दोस्तों, एक तो कि स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण, विभव मापी जो है पोटेंशियोमीटर जो है उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे यानी मानकीकरण कैसे करेंगे। और एक हम पढ़ने वाले हैं जो विभव मापी है उसकी सुग्राह्यता सेंसिटिविटी कितनी है पोटेंशियोमीटर की, और उसके बाद में इसके कुछ अनुप्रयोग हम पढ़ने वाले हैं और फिर हमारा ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। तो अब आप लिखेंगे दोस्तों विभव मापी का मानकीकरण, ठीक है। तो विभव मापी जो होता है उसका मानकीकरण क्या होता है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड जो है वो बनाना, एक तरह से ये है इसका मतलब। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर को जो है आप क्या कह सकते हैं, तो आप लिखेंगे दोस्तों विभव मापी के लिए विभव प्रवणता, ठीक है, जिसे ग्रेडियंट भी कहा जाता है, प्रवणता का वास्तविक मान ज्ञात करने की वास्तविक मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को, तो प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण
मानकीकरण कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो विभव मापी का मानकीकरण से क्या तात्पर्य है कि आप जो विभव मापी है उसकी जो विभव प्रवणता है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको जो है आप वास्तविक मान कितना निकाल सके, यानी उसके वास्तविक मान को निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं विभव मापी का मानकीकरण। ठीक है, और जब अपन इसका विभव मापी का मानकीकरण कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जो द्वितीयक परिपथ होता है आपका ये वाला, देखिए ये जो परिपथ बनता है ना हमारा द्वितीयक नीचे वाला, इसके अंदर जो ये अज्ञात विद्युत वाहक बल होता है, इस अज्ञात विद्युत वाहक बल सेल का हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सेल का जो सेल यूज किया जाएगा वो एक मानक सेल होगा, यानी उसका पहले से ही पोटेंशियल डिसाइड होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि द्वितीयक परिपथ में द्वितीयक परिपथ में मानक सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मानक सेल का मतलब क्या है, मानक सेल का मतलब है उस सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो लंबे समय तक एक कांस्टेंट रह सकता है, यानी कि इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो समय के अकॉर्डिंग एक जल्दी चेंज नहीं होता, बहुत ही नियत रहता है लंबे समय के लिए, बाद में चेंज होता है लेकिन एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं 10 साल 20 साल के लिए कांस्टेंट हम समझ सकते हैं। तो द्वितीयक परिपथ में हम किसका उपयोग करते हैं, मानक सेल का, सॉरी मानक का नहीं, मानक सेल का। और मानक सेल क्या है, जिसका विद्युत वाहक बल जो है वो समय का लंबे समय के लिए हम नियत मान सकते हैं, लंबे समय तक जो है कांस्टेंट रहता है। अब आप लिखेंगे दोस्तों, हम जो यहाँ यूज कर सकते हैं वो कौन सा कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे मानक सेल के रूप में, मानक सेल के रूप में, मानक सेल के रूप में आप या तो ले सकते हो दोस्तों कौन सा, कैडमियम सेल जो होता है वो, क्या, कैडमियम सेल, या डैनियल, कैडमियम सेल यूज करो, या फिर आप जो है डैनियल सेल को प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, डैनियल सेल जो होता है उसे हम यूज करते हैं, तो प्रयुक्त करते हैं। समझ में आ गई बात। तो मानक सेल के अंदर यानी जो स्टैंडर्ड सेल होता है उसके अंदर हम किसका उपयोग करते हैं, कैडमियम सेल या फिर जो डैनियल सेल होता है उसका उपयोग करते हैं। और ये जो सेल होते हैं इनका विद्युत वाहक बल कितना है, तो देखिए आप लिख सकते हैं जस्ट थोड़ा सा याद रखने के लिए कि काम आ जाए। कैडमियम सेल जो होता है इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.01 वोल्ट। ठीक है, और जो डैनियल सेल होता है इसका होता है 1.08 वोल्ट। ये इनके पहले से ही मान डिसाइड होते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता चल गया कि मानक सेल जो है इसका अगर हम देखिए, अब मैं लिख रहा हूं मानक सेल। ठीक है, जो मानक सेल है उसका अगर हम मान लेते हैं कि विद्युत वाहक बल कितना है, तो वो मान लो कि हमारा ES है, ताकि हमें याद रहे कि स्टैंडर्ड सेल के विद्युत वाहक बल की बात हो रही है। तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत मापी के अंदर क्या होता है, तो विद्युत मापी के अंदर आपका जो विद्युत वाहक बल है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, EMF जो है वो क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत वाहक बल जो है वो हो जाता है EMF आपका ES = X × L0। और ये L0 का मतलब है आपके जो हमें क्या प्राप्त होगी दोस्तों, एक संतुलन लंबाई। ठीक है, तो L0 क्या है, संतुलन लंबाई। समझ में आ गई बात। तो ES बराबर है XL0। तो अगर हमें पूछ ले कि इसका विद्युत प्रवणता कितनी होगी, विभव प्रवणता सॉरी, तो वो हो जाएगी ES/L0। समझ में आ गई बात, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है आपके। तो
तो विभव मापी का मानकीकरण क्या है कि विभव मापी के लिए आप विभव प्रवणता का जो वास्तविक मान है उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं विभव मापी का मानकीकरण। क्लियर है। अब द्वितीयक परिपथ में हम क्या करते हैं, फिर मानक सेल को उपयोग करते हैं, तो हम उसे कहेंगे क्या, विभव मापी का मानकीकरण प्रोसेस कर रहे हैं। और जो मानक सेल होगा उसके रूप में आप कैडमियम सेल है, डैनियल सेल है, इनका उपयोग कर सकते हो। जो मानक सेल होता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है केवल इतना कि इसका जो विद्युत वाहक बल है वो लंबे समय तक नियत रहता है। कैडमियम सेल का जो पोटेंशियल है वो होता है 1.01 वोल्ट और आपके जो डैनियल सेल है उसका होता है 1.08 वोल्ट। ठीक है। जो मानक सेल है उसका विद्युत वाहक बल कितना हमने मान लिया ES है, तो ES बराबर हो जाएगा x इंटू एल नॉट। एल नॉट जो है वो संतुलन लंबाई है, तो x बराबर हो जाएगा ES अपॉन एल नॉट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विद्युत मापी, जो विभव मापी है उसकी सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो विभव मापी की सुग्राहिता, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं अब किसके बारे में, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या है सर, इसका मतलब केवल इतना है कि आप जो है विद्युत वाहक बल या जो विभवांतर है उसके मान को आप विभव मापी से कितना ज़्यादा वास्तविक मान सकते हैं, कितना नज़दीक उसके वास्तविक मान के पहुंचते हैं। जितना नज़दीक आप पहुंचेंगे उतना ही ज़्यादा वो जो है सुग्राही आपका पोटेंशियोमीटर कहलाएगा। ठीक है। चलिए तो आप लिखेंगे दोस्तों विभव मापी की सुग्राहिता से तात्पर्य किसी अल्प यानी छोटा, निम्न, ठीक है, न्यून अल्प विद्युत वाहक बल या विभवांतर के मान को विभव मापी द्वारा वास्तविकता से मापन करने की क्षमता से है। ठीक है। तो विभव मापी का मतलब क्या है, विभव मापी की सुग्राहिता का तात्पर्य है कि किसी भी अल्प विद्युत वाहक बल या विभवांतर के मान को हम विभव मापी के द्वारा वास्तविकता से जो मापने की जितनी ज़्यादा क्षमता होगी वो उतना ही ज़्यादा सुग्राही होगा। ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो विभव प्रवणता है, भाई देखो अब क्या होगा कि वास्तविकता के पास हम कब जा सकते हैं विभवांतर के, जब हमारी जो विभव प्रवणता है वो विभव प्रवणता क्या हो दोस्तों, कम हो। तो हम ये कह सकते हैं कि कम विभव प्रवणता, इसका मतलब क्या हुआ, विभव मापी की सुग्राहिता ज़्यादा है। तो आप ये जो है कह सकते हो कि विभव प्रवणता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सुग्राहिता। ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे कि जब आपके पोटेंशियोमीटर की सुग्राहिता सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि विभव प्रवणता कम है, और जब विभव प्रवणता ज़्यादा है तो सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कम है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे जो है दो पोटेंशियोमीटर के लिए विभव प्रवणता दे दी जाए
तो आप अगर पूछा जाए कौन सा ज़्यादा सुग्राही है, कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप कहेंगे कि जिसकी विभव प्रवणता कम है वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव, जो जितना ज़्यादा सेंसिटिव है उतनी कम उसकी विभव प्रवणता। क्लियर है? चलिए, अब अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि भाई किसी भी पोटेंशियोमीटर की सुग्राहिता बढ़ानी है, क्या पूछ लिया गया? देखिए आप लिखेंगे विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर। तो देखिए विभव मापी की सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता में वृद्धि करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। मतलब अगर आपको पोटेंशियोमीटर दे रखा है और उसकी सुग्राहिता को आपको जो है कहा जा रहा है कि इंक्रीज करिए, यानी कि पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा सेंसिटिव बनाइए, तो पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहला हम ये कर सकते हैं कि जो विभव मापी है, विभव मापी के तार की लंबाई L में वृद्धि करना। ठीक है, तो अगर हम जो है पोटेंशियोमीटर जो दे रखा है उसकी जो लंबाई L है, तार की जो लंबाई है, उसमें अगर वृद्धि करते हैं तो क्या होता है? विभव मापी की सुग्राहिता में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो हमारा प्राथमिक परिपथ है, विभव मापी के अंदर आपने देखा था दो जो परिपथ होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। तो जो प्राथमिक परिपथ है, उस प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा यानी कि करंट का मान कम कर दिया जाता है या जाए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी विभव मापी की अगर सुग्राहिता में इंक्रीज करना है, सुग्राहिता में वृद्धि करनी है, तो हम पहले क्या करेंगे? अगर जो है आप उसके तार की लंबाई वृद्धि कर रहे हैं तब भी उसकी सुग्राहिता बढ़ती है। साथ ही साथ अगर आप प्राथमिक परिपथ में करंट की मात्रा को कम कर दें तब भी जो है उसके क्या होता है दोस्तों? अरे उसकी सुग्राहिता बढ़ती है। अब ये बताइए जो सेकेंड पॉइंट है, अगर V बराबर आई आर है तो हम ये कह सकते हैं कि I बराबर V/R होगा। ठीक है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी अगर हम प्राथमिक पर जो परिपथ है उसके अंदर रेजिस्टेंस की मात्रा, प्रतिरोध की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? करंट कम होता जाएगा। इसका मतलब यहाँ से एक और पॉइंट निकलता है कि विभव मापी की सुग्राहिता में वृद्धि करने के लिए प्राथमिक परिपथ में प्रतिरोध की मात्रा को अधिक करिए। तो प्रतिरोध की मात्रा जब प्राथमिक परिपथ में अधिक होगी तो ऑटोमेटिकली प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का मान कम होगा, और विद्युत धारा का मान कम होगा प्राथमिक परिपथ में तो विभव मापी ज़्यादा ही सुग्राही होगा पहले वाले के कंपैरिजन में, यानी कि अब जो है विभव मापी की सुग्राहिता में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है बात? समझ में आ चुकी होगी मेरे हिसाब से। अब तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि आप एक तो तार की लंबाई में वृद्धि कर सकते हो, तार की लंबाई में आप वृद्धि नहीं करना चाहते तो प्राथमिक परिपथ में करंट की मात्रा को कम कर दीजिए या जो प्रतिरोध की मात्रा है उसे बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं विभव मापी के जो अनुप्रयोग है उनके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत जो विभव मापी है उसके अनुप्रयोग। तो आप लिखिए विभव मापी के अनुप्रयोग, और विभव मापी के अनुप्रयोग में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो प्राथमिक सेल यानी कि
जो हमारे पास दो परिपथ बन रहे हैं, एक प्राथमिक परिपथ, एक द्वितीयक परिपथ। तो जो प्राथमिक परिपथ है उसके अंदर जो सेल लगा हुआ है, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, वो हम निकालना सीखने वाले हैं। तो आप लिखेंगे प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, चलिए, तो प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकलेगा। तो आंतरिक सेल अगर हमें जो है आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो हम सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे क्या है कि क्लियर विजुलाइज हो जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, पोटेंशियोमीटर ही बना रहा हूँ, अलग से कोई डायग्राम इसका बनेगा नहीं। ये लो पोटेंशियोमीटर, ठीक है, फिर इसको मिला देंगे ऐसे, ये मिला दिया, क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, ये लो, ये मिला दिया, फिर ये लो, फिर इधर ये थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, फिर ये आगे रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे ही जुड़ जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा ऐसे इधर, और आगे जो है डायग्राम हम बना देते हैं। देखिए ये लगा हुआ है हमारा इधर सेल, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इधर ये लगा हुआ है हमारा क्या, कुंजी, जिसका नाम है K1, ठीक, और ये इधर हमारा लगा हुआ है रियोस्टेट RH, क्लियर है, और ये ऐसे संट होगा इसके ऊपर। फिर ये पॉइंट है A, क्योंकि हाई ऑलवेज जो ये पॉइंट है वो हाई रेजिस्टेंस पे, यानी ये वाला साइड जो है आपको हाई रेजिस्टेंस पे रखना है। ये हो जाएगा आपका B, और अब एक नीचे जो द्वितीयक परिपथ है वहाँ और हम जोड़ देंगे, तो ये चला जाएगा ऐसे आगे, यहाँ आ जाएगा हमारा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से हम इधर जा कर के ये इधर आ जाएंगे, क्लियर है। ये लो, ये इस टाइप का कुछ डायग्राम बना सकते हैं। इधर होगा प्लस माइनस, फिर आपका ये, और सेकंड जो हमारा डायग्राम मतलब द्वितीय परिपथ जो है उसके अंदर हम जोड़ देंगे क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस प्रकार से जुड़ेगा। यहाँ एक कुंजी और आएगी, तो यहाँ जो कुंजी आ रही है उसका नाम है K2, समझ में आ गई बात। इसका जो EMF है वो है मान लो E, ये गैल्वेनोमीटर है, ये रियोस्टेट है। अब देखिए आपको पता है दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव से करंट निकलेगा, ये निकला, और ये इधर हो कर के पूरा करंट जो है हम मान लो ये तो इधर घूमता रहेगा और करंट इधर से चला जाएगा। अब ये जो हमारे सामने डायग्राम बना है इसके अंदर ये ऊपर वाला प्राथमिक परिपथ है, नीचे वाला क्या है, द्वितीयक परिपथ है, ठीक है, और इसका जो EMF है वो मान लो क्या है, EP, यानी कि प्राथमिक जो हमारी सेल है उस प्राथमिक परिपथ का जो सेल है वो तो क्या कहलाएगा, प्राथमिक सेल यानी P प्राइमरी, और ये हमारा द्वितीयक परिपथ है, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों इसके अंदर अगर बात करें तो इसका सिस्टम क्या रहता है, ये कैसे काम करता है। ये काम करता है दोस्तों बेसिकली आपके किसके ऊपर, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है इस K2 को जोड़ करके नहीं रखोगे, ठीक है, इस K2 से जो है अभी लिंक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अभी है ना, ये नीचे वाला परिपथ काम नहीं करेगा, केवल क्या काम करेगा, ये इधर सेल है, सेल से गैल्वेनोमीटर, और ये इधर घूमता रहेगा और ये इधर सेल बनेगा। तब जब आपका K2 खुला है तो आप यहाँ लिखेंगे K2 खुली, ठीक है। तो जो K2 कुंजी है वो जब खुली होगी तब अगर जो है हम क्या करेंगे, इसकी संतुलन लंबाई चेक करेंगे। ये जो जॉकी लगा रखी है ना इसकी, तो इसकी संतुलन लंबाई मान लो आ जाती है L1, क्या आ जाती है, यहाँ से यहाँ के लिए ये आ जाती है, सपोज करिए L1। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका इसका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, ये रहा E भाई, इसका EMF E बराबर हो जाएगा विद्युत प्रवणता X और इंटू हो जाएगा L1, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। जब हमने इस K2 को खुला रखा है यानी तब जो है हमारे ये रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, क्लियर है बात।
चलिए, अब ये होने के बाद अब हमने क्या करा कि कोई भी प्रतिरोध जो है इसमें से निकाल लिया और इस K2 को हमने कर दिया बंद। यानी अब आपने क्या करा, K2 जो है उसको कर दिया है बंद। जब K2 आपने बंद कर दिया तब मान लीजिए कि आपका जो वोल्टेज है वो कितना आता है दोस्तों। अरे भाई वोल्टेज मान लो तब आ जाता है, भाई प्रतिरोध आया है तो इसके ईएमएफ में कुछ ना कुछ कमी करेगा, तो ईएमएफ में कमी होगी यानी जो वोल्टेज होगा वो तो लेकिन किसके इक्वल हो जाएगा, XL2 के। ठीक है, क्या कहा देखो भाई, पहले जो है इससे ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ नहीं है तब तो इसका ईएमएफ पूरा का पूरा E बराबर XL हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब आपके इसके साथ हमने रेजिस्टेंस जोड़ा तो ये क्या करेगा, इसके विभवांतर में, इसके विभव में, पोटेंशियल में कुछ कमी लाएगा। लेकिन वो कमी जो है कितनी होगी वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब इसका मान लो कि पोटेंशियल जो है E से चेंज होकर के बन गया V, यानी कि V पोटेंशियल के लिए ये जो संतुलित होता है वो L2 डिस्टेंस के ऊपर होता है, तो V बराबर हो गया XL1। समझ में आ गई बात। और इधर E बराबर है XL1। और आप लोग ये जानते हो कि E बराबर क्या होगा दोस्तों, ये जो पोटेंशियल है प्लस IR। क्यों, अरे भाई ये V तो किसका है, इसका खुद का, और IR जब इस प्रतिरोध ये जो हमारा है ऊपरा प्राथमिक परिपथ इसमें भी I करंट चल रहा होगा तो उससे जो है इस वायर के अंदर कितना विभव उत्पन्न हुआ होगा, IR। तो यहाँ से अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें तो वो आ जाता है E माइनस V/I। क्लियर है बात। और आप लोग जानते हो कि R बराबर जो हमारे पास में E माइनस V/I आ रहा है, इसको अगर हम उस रिलेशन से किसके, ओम के नियम से V बराबर IR से तुलना करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा E माइनस V/I की जगह लिख सकते हैं V/R, तो यहाँ आ जाएगा V और R जो है वो इसके मल्टीप्लाई में। क्लियर है बात। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया R बराबर E माइनस V/V इंटू R। अब E बराबर है XL1 और V बराबर है XL2। इसको पुट करेंगे इसके अंदर तो R बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, XL1 माइनस XL2 अपॉन में हो जाएगा XL2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम R से, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने R से, और जो है E और X V की वैल्यू हमने यहाँ पर जो दे रखी थी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, उसको पुट कर दिया इस थर्ड इक्वेशन के अंदर। जैसे ही हमने इनको पुट करा तो R बराबर ये इक्वेशन आई, यहाँ से ये हो जाएगा x कट करके L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। समझ में आ गई बात। तो अगर आपसे प्राथमिक सेल की जो है आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, पहले जो नीचे कुंजी है द्वितीयक के अंदर उसको खुला रख करके जो लेंथ आ रही है, फिर दूसरी बात जब आपने उस कुंजी को बंद करा तब जो लेंथ आ रही है उन दोनों का डिफरेंस और L2 का डिवाइड, और R जो रेजिस्टेंस है आपने जो इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकालोगे उस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बात। ठीक है दोस्तों आप लोगों के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे की और। तो नेक्स्ट हमारे आ जाता है दो सेलों के लिए। एक सेल की तो बात कर ली, अब हम बात करने जा रहे हैं दो सेलों के लिए जो विद्युत वाहक बल है उसकी तुलना की। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों आप लिखेंगे किसके बारे में, तो अब आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट, दो सेलों के लिए विद्युत वाहक बलों की तुलना। तो दो सेलों के विद्युत वाहक, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं दो सेलों के लिए विद्युत वाहक बलों की
तुलना। तो अब आप जो है डायग्राम बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा वाला, क्योंकि इसके अंदर जो है हमें दो जो द्वितीयक परिपथ है उसमें दो बैटरी यानी दो सेल लगाने हैं। तो देखिए डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से हमारे पास में। मैं रफली अभी बना रहा हूँ क्योंकि हमें ये जो है डायग्राम आपको बार बार समझा चुका हूँ कि कैसे बनाते हैं। ठीक, चलो, और इधर हो जाएगा हमारे पास में ये ऐसे जुड़ करके ये इधर से हमारे पास क्या हो जाएगा, रियोस्टेट से ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद में अब जो है ये क्या हो जाएगा, इधर ये दो बार ऐसे कनेक्ट होगा, एक आ जाएगा इधर, एक आ जाएगा इधर। क्लियर है? इसका पॉइंट मान लो इधर है ये 3 नंबर पे, इधर वाला ये पॉइंट है 1 नंबर पे। तो 2 नंबर का आ गया सर, 2 नंबर पे आएगा जो हमारी जॉकी है उससे कनेक्ट होगा हमारा गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर जो है इधर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में इसका नामकरण क्या होगा, ए। ठीक, क्योंकि ये हमेशा हाई वोल्टेज पर, तो ये प्लस, ये माइनस, इधर ही आ जाएगा बी पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा रियोस्टेट, ये हमारी कुंजी हो जाएगी K1। इधर हम जो कुंजी लगाएंगे वो दो बाय टू वेज वाली लगाएंगे, मतलब दो मार्ग वाली जो है कुंजी लगाएंगे। ठीक है, और इसका जो EMF है वो E1 मान लो, इसका EMF है E2। क्लियर है बात? और ये जो लेंथ दे रहा है संतुलित लेंथ देता है मान लो यहाँ C पॉइंट पर, जिसकी लेंथ आ जाती है L। क्लियर है बात? तो आपके पास इधर से करंट आएगा, ये करंट इधर हो करके पूरा घूम घाम के इधर से जाएगा। अब जब दो सेलों की बात हो रही है तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, पहला केस इसके अंदर लिखेंगे। पहला केस जब आपने फर्स्ट व सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड है इनको जोड़ा, फर्स्ट सेकंड को जोड़ा, यानी कि अभी जो है 3 यानी E2 जो है बेसेल उसको हमने कनेक्ट नहीं किया, उसको हमने अभी तक परिपथ के अंदर नहीं लिया है, वो बाहर ही है, अभी तक खुला ही है। ठीक है, चलिए अब अगर ये खुला ही है तो अभी 1 और 2 की बात करेंगे, यानी 1 2 कनेक्ट हो चुके हैं। तो 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारे लिए जो आपका सेकेंडरी वाला जो परिपथ है उसका EMF कितना होगा, E1, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, विद्युत प्रवणता इनटू जो संतुलन लंबाई प्राप्त हो रही है, मान लो L1 है तो ये L1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? ऐसे ही सेकेंड, कब, जब हम 2 व 3 को जोड़ें, फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ें, और जब हम 2 और 3 को जोड़ते हैं, यानी जब हम इस फर्स्ट वाले को जो है इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी E1 जो सेल है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, E2 बराबर XL2। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों का आप रेशियो निकालेंगे तो E1 अपॉन में E2 बराबर हो जाएगा L1 अपॉन में L2। बस यही है हमारा फॉर्मूला। तो 2 के लिए अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, तो 2 जो EMF है या 2 सेल है उनके लिए अगर हमें उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है तो दोनों ही के लिए जो संतुलन लंबाई आ रहा है, जो संतुलन लंबाई आती है उसी अनुपात में होते हैं। तो इनके संतुलन लंबाई का जो अनुपात होगा वही इनके EMF का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अरे इनके EMF का भी आपके जो है रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो EMF और इनकी संतुलन लंबाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए इतना? चलिए तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर जो है हमें क्या करना हो दोस्तों, अरे भाई क्या करना हो, अरे क्या करना हो, हमें अगर वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना हो, यानी कैलिब्रेशन करना हो वोल्ट मीटर का, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अमीटर का अंश शोधन, यानी कैलिब्रेशन ऑफ अ मीटर। अब ये सर ये अंश शोधन क्या होता है, तो ये पूरा मैं जो है आप लोगों के सामने रखने वाला हूं पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब आप लिखेंगे दोस्तों वोल्ट मीटर का अंश शोधन। ठीक है, ये है थर्ड उपयोग हमारे पोटेंशियोमीटर का। तो थर्ड उपयोग क्या है, वोल्ट मीटर का
अंश शोधन, अंश, एक मिनट, वोल्ट मीटर का अंश शोधन। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में आप कह सकते हो कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। क्या कह सकते हो, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। और कैलिब्रेशन या अंश शोधन का जो है मीनिंग क्या है, तो वो आप लिखेंगे दोस्तों कि वोल्ट मीटर के द्वारा, देखिए हमारे पास क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कि वोल्ट मीटर जब हम उपयोग कर रहे हैं तो उसके जो रीडिंग आती है, पाठ्यांक आता है, उसमें कई कारणों से जो है हमें रिजल्ट कभी 0.1 0.2 ऊपर नीचे मिल जाते हैं। उसके कारण होते हैं जैसे यांत्रिक कोई त्रुटि हो, मैकेनिकल प्रॉब्लम हो, यानी कोई जो उसके अंदर जो कांटा होता है, जो उसकी सुई लगी रहती है वो ढीली हो जाए, या फिर आप जो है गलती से मतलब सही माप नहीं पाए, या फिर आप जो है उसकी जो पाठ्यांक लिख रहे थे उस समय 0.1 0.2 की गलती कर दी, या फिर आपने जो है उसके ऊपर अंकित जो आपका वोल्ट मीटर है उसके ऊपर जो आंकड़े लिखे हुए हैं भाई, जो उसकी वोल्टेज बताता है ना 10, 5, 15, 20, तो जो वोल्ट मीटर है उसकी अगर आपने जो है क्या कर दिया, अरे आपने क्या कर दिया, वो जो है गलत मेंशन कर दिया हुआ आया आपके पास में, तो ये सब प्रकार की जो गलतियां होती है तो आप लिखेंगे कि इन गलतियों से, यानी कि वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त, वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण, यानी कि जो उसने गलतियां करी है ना, उन गलतियों से जो भरा हुआ हमारे पास रिजल्ट आया, यानी कि जो उस वोल्ट मीटर में गलतियां थी और गलतियों की वजह से आपके पास रीडिंग भी क्या आएगी, गलत आएगी। तो वोल्ट मीटर के द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों, जो आपने एक्सपेरिमेंट करे उन प्रेक्षणों की जांच विभव मापी पोटेंशियोमीटर, विभव मापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करना वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहलाता है, अंश शोधन कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो वोल्ट मीटर से जो आपको त्रुटिपूर्ण प्रेक्षण प्राप्त हुए उनकी जांच आप किससे करोगे, पोटेंशियोमीटर से आप उसकी जांच करोगे कि जो रिजल्ट मिले वो सही है या गलत है, या कितने जो है उसमें मिस्टेक्स आ रही है। तो जो विभव मापी से आप जांच कर रहे हो, सही प्रेक्षणों से उसकी जांच कर रहे हो, इसे कहा जाता है वोल्ट मीटर का अंश शोधन। जैसे कि मान लीजिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग मान लो दोस्तों क्या है, V है, ठीक है। और जब आपने विभव मापी से मापा, विभव मापी से जांच करने पर, यानी जब आपने विभव मापी से उसी सिस्टम के लिए, यानी देखो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक तो बता रहा था सपोज करो V, लेकिन जब आपने उसी परिपथ के अंदर पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत से आपने क्या करा, उसका वोल्टेज चेक किया तो वो आ गया V डैश, क्या आ गया, V डैश। तो जो इसके पाठ्यांक में त्रुटि हुई है वो कितनी हुई होगी, अरे भाई पहले आ रहा था V, अब आ रहा है V डैश, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे हम कहेंगे डेल्टा V, और यही क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहलाता है, यानी कि कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो ये बात जो है आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर, तो वो है अमीटर का अंश शोधन। ये तो हमने क्या करा, वोल्ट मीटर का अंश शोधन किया, यानी वोल्ट मीटर के अंदर जो गलतियां थी उसको सुधारा।
अब अमीटर में भी तो हो सकती है, तो अब लिखेंगे हम अमीटर का अंश शोधन। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो वोल्ट मीटर है उसके बारे में, यानी वोल्ट मीटर का जो अंश शोधन है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो अब इसमें क्या होगा सर, जैसे वोल्ट मीटर में था वैसे ही अमीटर में है कि किसी विद्युत परिपथ में अमीटर से प्राप्त विद्युत धारा के पाठ्यांकों की विभव मापी से प्राप्त वास्तविक पाठ्यांकों से जांच, यानी उसका चेकिंग करना है। ठीक है, जांच करने की प्रोसेस को अमीटर का अंश शोधन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको ये बात याद रखनी है कि अमीटर का जो है अंश शोधन क्या होता है। तो जो अमीटर से आपको धारा का पाठ्यांक प्राप्त हो गया होगा उसका, और जब पोटेंशियोमीटर से आपने धारा का प्राप्तांक निकाला, उन दोनों के बीच में जो आपको अंतर दिखाई देगा उसे ही हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, उसे ही हम कह रहे हैं अंश शोधन। किसका? अमीटर का अंश शोधन कह रहे हैं। तो हम जो है इसमें ये कह सकते हैं कि आपका डेल्टा आई बराबर हो जाएगा आई माइनस आई डैश। आई डैश का मतलब क्या है, जो आपने पोटेंशियोमीटर से निकाला, और आई का मतलब क्या है, जो आपका है पाठ्यांक आपको मिला हुआ है। इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसी को हम कह रहे हैं अंश शोधन अमीटर का। समझ में आ गई बात? तो ये जो है दोस्तों आपके था पोटेंशियोमीटर का उपयोग। क्या था ये? पोटेंशियोमीटर के ये थे उपयोग। आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधा सीधा पूछेंगे। ठीक है, चलिए तो अब जो है दोस्तों हम किसके बारे में बात करेंगे, तो हमारा ये जो टॉपिक था क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो लगभग दोस्तों हमारे पूरे हो चुके हैं, मेरे द्वारा आप लोगों को कंप्लीट बताया जा चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए समाप्त हो जाती है। अब जो है दोस्तों हम बात करेंगे किसके बारे में, तो आप अगर जो है लिखना चाहते हो, ये थोड़ा सा वैसे एडवांस हो जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, बट फिर भी नोट पॉइंट के तौर पर आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप केवल लिख सकते हैं। अगर याद नहीं भी करें और हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि देखो बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि RSMSSB बोर्ड के कोई भरोसे नहीं है, अचानक से झटका दे दे, जैसा हमारे वीडियो पे पेपर में दिया भाई, मैथ पूछ लिया IIT वालों की, तो थोड़ा सा एडवांस, मतलब ज़्यादा ये एडवांस नहीं है, इसी के इक्विवेलेंट है थोड़ा बहुत। तो आप जो है अगर आपसे पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर का हम क्या लिख रहे हैं, देखो कन्वर्जन लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे कन्वर्जन। अब पहला कन्वर्जन मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ वो लिखवा रहा हूँ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर। ठीक है, तो मैं पहला क्या लिखवा रहा हूँ, कन्वर्जन की गैल्वेनोमीटर को अगर जो है अमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, तो जब हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं डायग्राम से ही बता देता हूँ क्या करना है। देखिए ये हमारा एक प्रतिरोध है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है
और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसमें आया आई करंट, ये आई करंट जो है दो भागों में टूट जाएगा, इसमें जाएगा क्या आई माइनस आई जी, और आई जी करंट जा रहा है इसके अंदर, क्लियर है। और इसमें जब आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये जो एस प्रतिरोध होगा ये बराबर होगा आपके किसके, जो गैल्वेनोमीटर में करंट गया उसके, अपॉन में इन दोनों के डिफरेंस के रेशियो का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से उसके इक्वल। समझ में आ गई बात। ये क्या है भाई, जो गैल्वेनोमीटर है उसको हमने अमीटर में कन्वर्ट करा, तो अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक और रेजिस्टेंस जोड़ देंगे एस। क्या जोड़ेंगे? एस। और ये जो एस है ये क्या होगा, तो ये होगा हमारा क्या रो रेजिस्टेंस, ये क्या होगा लो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि न्यून प्रतिरोध होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो S की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। समझ में आ गई बात, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये जो अमीटर होता है, अगर आपका आइडियल अमीटर हो, क्या हो, आदर्श अमीटर, आइडियल अमीटर, तो आइडियल अमीटर जो होता है इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है एक बात ये। चलो दूसरा कन्वर्जन आप लिखेंगे, अगर हमें जो है क्या करना हो, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना हो किसमें, अरे किसमें, वोल्ट मीटर में, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, जब हम G को कन्वर्ट कर रहे हैं V के अंदर, पहले हमने G को किस में कन्वर्ट करा, A के अंदर, तो हम क्या करते हैं पैरेलल में गैल्वेनोमीटर की एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जो क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा। समझ में आ गई बात। और अगर हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा इधर ये गैल्वेनोमीटर, इसके सीरीज में आप जो है एक रेजिस्टेंस जोड़ दोगे, कौन सा वाला, R। इसमें जो करंट आ रहा है वो मान लो आ रहा है आई जी, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा जो करंट आ रहा है आई जी और उसका गुणा हो जाएगा रेजिस्टेंसों से। तो जो G का रेजिस्टेंस होगा वो, यानी जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, और जो इसके सीरीज में आपने रेजिस्टेंस जोड़ा वो, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो रेजिस्टेंस आप जोड़ रहे हो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी V अपॉन आई जी माइनस जी का रेजिस्टेंस। और जो ये आपका R है, ये जो R है, जैसा कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या जोड़ रहे थे, लो रेजिस्टेंस, वैसे ही जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम जोड़ते हैं हाई रेजिस्टेंस। कैसे जोड़ते हैं, हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। समझ में आ गई बात। और जोड़ते भी किस में है, सीरीज के अंदर। तो ये गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर की कहानी थी, जो एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि जब आपको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाओगे और उस रेजिस्टेंस का मान आप जो है लो लेकर के करोगे। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, ठीक है। और अमीटर अगर आइडियल अमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो होता है 0, ठीक। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर को जब आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस जोड़ोगे R, और ये जो रेजिस्टेंस होगा इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो होगी V अपॉन आई जी माइनस जी की रेंज में। समझ में आ गई बात। और G और आई जी का मतलब क्या है, तो आई जी का मतलब है जो करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है वो, और G का मतलब है गैल्वेनोमीटर का जो आपके रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। और I क्या है, तो I है पूरा का पूरा सर्किट में कितना करंट है वो। समझ में आ गई बात। तो ये दोस्तों आज हमारा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक भी हो गया समाप्त, ठीक है। क्लियर है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग कौन सा टॉपिक पहले कंप्लीट करवाना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, हम उस टॉपिक को पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
धन्यवाद दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। मैं कंप्लीट फ्री एजुकेशन जो टारगेट लेकर के चल रहा हूं उसको आप ही मुझे अचीव करवा सकते हैं, और आप ही अपना सिलेक्शन करवा करके ये दिखा सकते हैं कि हाँ, अगर फ्री में भी बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे पढ़ने को राजी है। धन्यवाद।